गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 15 टेस्ट कंप्लीट हुए थे यूपी पीसीएस के लिए। यह है टेस्ट नंबर 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 16 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित इनमें से कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तो सरदार सरोवर परियोजना का जो निर्माण है वो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो पूछ लिया जाता है कभी भी। किन राज्यों में है? तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, लेकिन केरल में भी है। तो आंसर गुजरात में नहीं है, तो गुजरात वाला सी एलिमिनेट कर दीजिए। पुदुचेरी में भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। तो कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित जो राज्य हैं वो हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। पुदुचेरी भारत के 3 राज्यों में जो है विस्तृत है, अलग अलग खंड में। याद है ना आपको? आंध्र प्रदेश में है, नीचे आओगे तमिलनाडु में है और केरल में है। ठीक है। कहाँ से निकलती है कावेरी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? चंबल घाटी योजना से कौन संबंधित नहीं है? गांधी सागर तो संबंधित है, जवाहर सागर भी संबंधित है, गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर नहीं है, 3 4 नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, गोविंद सागर जो है वो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है, जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रिहंद नदी पर स्थित है। गांधी सागर और जवाहर सागर चंबल घाटी परियोजना से संबंधित हैं। ठीक है। मेथान बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मेथान बेल पहाड़ी और तिलैया बांध, इससे एलिमिनेट कर दोगे, बहुत पूछते हैं इसको। बराकर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, मेथान बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण जो है दामोदर की सहायक नदी है और उसका नाम है बराकर, पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया इनका। ठीक है। अब बताइए, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी 1948, 1948। ऑप्शन नंबर डी। तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत कब की गई थी? वर्ष 1948 में, 1948 में, आज़ादी के अगले ही साल। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है कौन सा है? सिद्राबाग। कहाँ पर है ये? देखिए, सॉरी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है, यूपी नहीं, WB बनाना चाहिए। तो भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोग या फिर सिद्राबाग में। और दूसरा जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्र में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है, जो भी फर्स्ट है इंडिया में वो इम्पोर्टेंट है। इस बार यूपीएससी तक में पूछा था कि जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, कुछ और दूसरा स्टेटमेंट बनाकर, जबकि एलिजा एम पे थे। तो हर वो चीज़ जो इंडिया में फर्स्ट है, या जल विद्युत परियोजना होगी, चीफ जस्टिस हो गया, पहला प्रधानमंत्री तो बहुत कॉमन है, उसको तो कम ही पूछते हैं। तो इंडिया में पहला जरूर याद रखिएगा सब कुछ। ठीक है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना बताइए कहाँ पर है? सिंगरौली जल विद्युत परियोजना ये है उत्तर प्रदेश में। तो सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है?
कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में हुआ है कौन सी नदी? सतलज नदी पर। तो कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। इसका निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? चेरुथानी बांध अवस्थित है कौन सी नदी? पेरियार, पंपार, भवानी या कामिनी? चेरुथानी बांध जो है वो पेरियार नदी पर है। कहाँ पर है? पेरियार नदी पर है। कहाँ बहती है पेरियार नदी? केरल में बहती है। तो पेरियार बांध हो गया केरल के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता कौन सी है इसमें? पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, या दो से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना, या नकदी एवं खाद्य दोनों शस्यों को एक ही खेत में उगाना है। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ज़्यादा लग रहा है, सी या बी? सी ही है। तो देखिए, मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ उसमें पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे जो खेती का शेष बचा भाग होता है या जो टाइम होता है उसमें पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और घुमा फिरा कर उसको पूछ लेते हैं। कितनी है देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र की संख्या? 20 है। 20 कितनी है? 20। तो देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और इनका जो वर्गीकरण है मिट्टी के आधार पर, जलवायु के प्रकार के आधार पर और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर जो है किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब समानांतर फसल का एक उदाहरण बताइए। समानांतर फसल का एक उदाहरण है इसमें गेहूं के साथ सरसों की खेती। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, समानांतर फसल के अंतर्गत विभिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती हैं। इनके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है और दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। तो प्रश्न में जो विकल्प दिए हैं उन विकल्पों में गेहूं तथा सरसों समानांतर फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन कारण क्या क्या कहता है? कथन ए है, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर से सुन लीजिएगा। पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारण क्या है इसका? इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। ठीक है। अब बताइए, कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, या दोनों सही है व्याख्या करता है? देखिए, दोनों सही है लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है, तो बी है इसका आंसर। तो हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाह स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजार उन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है, और भारतीय कृषि के वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में जो है हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परंतु हरित क्रांति का लाभ जो है आज भी जो दर्शाया जाता है उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाली सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षति को शामिल जो है नहीं किया जाता। इसलिए दोनों कथन जो हैं सत्य हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य है जो ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? देखिए, एक होता है ठेका, दूसरा होता है बटाई। ठेके का मतलब, मान लीजिए मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है, मेरे को ये बी बंदे को मैंने अपनी ज़मीन 5 बीघा ठेके पर देनी है 1 वर्ष के लिए। ठीक है। अब ये इसमें पानी अपनी मर्ज़ी से डाले, कौन सा खाद डाले, कौन सा बीज डाले, इसका सब कुछ ये मेरा कोई मतलब नहीं है।
अगर एक आध साल में बीच में देख लिया तो देख लिया मैंने 5 बीघा खेत अपना, वरना 1 साल के बाद इससे मिलूँगा। तो या तो ये पूरी फसल जो है उसका मेरे को 50% दे दे, जो भी मैं इसको तय करूँगा, या फिर इस आधी फसल का ये मेरे को पैसा दे दे। ठीक है। एक होता है बटाई। बटाई में क्या होता है, हाँ भाई बीज तेरे, पानी मेरा, या फर्टिलाइज़र मेरा, इस तरह से आधा आधा कर लिया जाता है उसमें। ठेके का मतलब है सारी सिरदर्दी इस भी आदमी की, खेत तेरे को दे दिया, इसमें फसल उगा कर दो, या तो पैसे दे दो आधे, या फिर आधा अनाज दे दो मेरे को। वो लोगों के ऊपर है कैसे अपने में तय करते हैं वो एक दूसरे को। ठीक है। तो पंजाब में है ये सबसे ज़्यादा भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करना। इसके अलावा भारत विविधता वाला देश है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। ठीक है। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने वाला राज्य जो है पंजाब अग्रणी है इसमें। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है, बताइए। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? कौन सा है? यूपी है, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में उत्तर प्रदेश जो है सबसे संपन्न भारतीय राज्य है। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, जिन प्रश्नों की पुनरावृत्ति यूपी की परीक्षा में होती रहती है, यूपी पीसीएस में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और फेर बदल करके एक दूसरे के पेपर में दिखाई देते रहते हैं। ठीक है। चलिए धन्यवाद। इनका रिवीजन या प्रैक्टिस कर लेना एक बार।